आज का हमारा अध्याय है सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का जो विकास पाठ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस अध्याय के जो अभ्यास के प्रश्न हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय विकास। जो सबसे पहला ही प्रश्न है वो है विकास किसे कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। विकास परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। किसी भी समाज, देश व विश्व में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जो मानव को बेहतरी की ओर ले जाता है वही वास्तव में विकास है। देखिए, जो विकास है ये क्या है, विकास किसे कहते हैं। विकास के दो तरह के पैमाने होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। केवल मात्रात्मक क्वांटिटी में वृद्धि होना ही विकास नहीं है, बल्कि क्वालिटी में वृद्धि होना विकास है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें भाई, किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। केवल उम्र बढ़ना ही विकास नहीं है जब तक उसके अंदर गुणों का विकास नहीं होता। तो इसलिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए वह सकारात्मक परिवर्तन जो मानव को, समाज को, विश्व को, प्रकृति को बेहतरी की ओर ले जाता है विकास कहलाता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं। ये अभ्यास का प्रश्न है। पहले इस प्रश्न को समझिए, ये क्या पूछना चाहता है आपसे। इसमें भी जो विश्व बैंक है वो विकसित और अविकसित देशों का जो निर्धारण करता है वो कैसे करता है, किन देशों को विकसित मानता है, किन देशों को अविकसित मानता है, और क्या पैमाना है उसका, किस आधार पर वो ये काम करता है। तो ये इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है भाई, विश्व बैंक किसी देश को विकसित मानता है, किसी को विकासशील अविकसित, तो कैसे मानता है। देखिए, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। विश्व बैंक केवल ये देखता है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। जिसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है उसको अधिक विकसित, और कम है तो उसको कम विकसित मानता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केवल आय ही काफ़ी नहीं है। लेकिन जो अर्थशास्त्री मानते हैं कि भाई केवल जो आय है, आमदनी है, वही जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी नहीं है। कई अन्य कारक भी विकास को प्रभावित करते हैं। आय के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएँ इत्यादि। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व बैंक द्वारा प्रयोग किए गए मापदंड की अपनी सीमाएँ हैं, अपनी कमियाँ हैं। तो विश्व बैंक जिस पैमाने का प्रयोग करता है उसमें कमी है। भाई केवल आय को ही हम विकास नहीं मान सकते, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि। किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है लेकिन वह पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसको विकसित नहीं मानेंगे। कोई व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम उसको विकसित नहीं मानेंगे। तो इसीलिए इस विश्व बैंक में जो प्रति व्यक्ति आय के पैमाने को इसने जिसके आधार पर निर्धारण करता है विकसित अविकसित देशों का, उसमें कमियां हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक का चित्र है, मैंने जो साथ में अटैच किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यहाँ पर पीछे आपने देख लिया जो विश्व बैंक है वो विकास को कैसे मापता है। अब एक संस्था है यूएनडीपी, ये एक नंबर का प्रश्न भी आता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म, इसमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये जो संस्था है ये विकास को कैसे मापती है, इसका मापने का जो तरीका है वो विश्व बैंक से थोड़ा अलग है। देखिए, यूएनडीपी जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का भी प्रयोग करता है, केवल आय का ही प्रयोग नहीं करता, अन्य कारकों का भी प्रयोग करता है। यह अन्य कारकों जैसे शिशु मृत्यु दर, उनमें शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल में नामांकन, जैसे मैंने यहाँ पर ये चित्र अटैच कर दिया है यूएनडीपी का, भी साक्षरता को मापता है, इत्यादि को उनका महत्व देता है। इस तरह से यूएनडीपी उन सभी कारकों की विवेचना करता है जिससे लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है और लोगों की उत्पादकता बढ़ती है। अब यहाँ पर आप अंतर स्पष्ट कर लें, भी जो विश्व बैंक है और यूएनडीपी है उसके विकास के मापने के जो पैमाने हैं, जो तरीके हैं, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। जो विश्व बैंक है वो केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विकास को मापता है, जबकि यूएनडीपी
केवल प्रति व्यक्ति आय ही नहीं, उसके अतिरिक्त अन्य जो कारक हैं जैसे शिशु मृत्यु दर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूल में नामांकन है इत्यादि के आधार पर विकास को मापता है। आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? औसत, एवरेज, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भाई जब भी हमें किसी बड़ा कोई आंकड़ों का समूह होता है तो उसमें से हमें कोई एक चीज़ जैसे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, कोई एक चीज़ निकालनी होती है तो हम ज़्यादातर औसत का प्रयोग करते हैं। तो ये जो औसत का प्रयोग हम क्यों करते हैं और जो औसत का प्रयोग करते हैं क्या ये प्रयोग करना सही है या इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, इसमें हमने उदाहरण देकर इस प्रश्न के अंदर स्पष्ट करना है। ये प्रश्न वाला हमसे यहाँ पर ये बात पूछ रहा है। जब भी हमें एक बड़े सैंपल का आकलन करना होता है तो एक एक आंकड़े का आकलन करना मुश्किल होता है। जब भी बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारे सैंपल बहुत बड़ा होता है, अगर हमें उसका आकलन करना होता है तो एक एक आंकड़े का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम औसत का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? औसत का। औसत की अपनी सीमाएं भी होती हैं, कमियां होती हैं औसत की अपनी। कई बार औसत से सही चित्र सामने नहीं आता। उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति आय से आय के वितरण का पता नहीं चल पाता। जैसे प्रति व्यक्ति आय होती है किसी देश की, मान के चलो हमारे भारत की बात करें, भाई भारत की प्रति व्यक्ति आय हम ये मान के चलते हैं, एक बार ये मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मानना है मैंने, भी भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है मान के चलो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, ये तो हमारा सिर्फ एक औसत माप है। इसका मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो औसत की अपनी सीमाएं होती हैं, इसे सही चित्र सामने नहीं आता। उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति आय से आय के वितरण का पता नहीं चल पाता। इससे जनसंख्या में गरीबों के अनुपात का पता भी नहीं चलता। भारत में पिछले 2 दशकों में, अगर पिछले 20 साल की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही गरीबों की संख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत में गरीब भी उससे ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए औसत जो है उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। अब मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूँ, यहाँ सचिन तेंदुलकर ने जितना क्रिकेट खेला तो उसके नीचे लिखा होता है भी इसकी जो एवरेज है, तो उस एवरेज में क्या लिखा है भाई ये हर मैच के अंदर लगभग 80 रन बनाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर मैच में ही 80 रन बनाता है। हो सकता है किसी मैच के अंदर वो 0 पर आउट हो जाए और किसी मैच में वो 200 बना दे। तो इसलिए औसत की अपनी सीमाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। अभ्यास का प्रश्न है, ये पूछ रहा है भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो पंजाब की ज़्यादा है और केरल की कम है। प्रति व्यक्ति अगर हम आय की बात करें, आमदनी की बात करें तो पंजाब की ज़्यादा है, केरल की कम है, लेकिन मानव विकास के मामले में केरल पंजाब से ऊपर है। तो ऐसा क्यों है? क्या आप इस बात से सहमत हैं भी राज्यों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए, सबसे धनी राज्य होने के बावजूद पंजाब सबसे धनी राज्य है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। पंजाब में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर अधिक है, लेकिन पंजाब में केरल से जो शिशु मरने की दर है, बच्चों के मरने की दर है, वो बहुत ज़्यादा। पैसे बेशक ज़्यादा हो पंजाब में, लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ पर ज़्यादा गुजरते हैं केरल से। पंजाब की तुलना में केरल में कक्षा 1 से 4 में निवल उपस्थिति दर अधिक है। दो सकल नामांकन, जो स्कूलों में हम नाम लिखवाते हैं बच्चों का, उसको बोलते हैं निवल उपस्थिति दर। जो पंजाब है की तुलना में केरल में जो सकल नामांकन है वो अधिक है। वहाँ पर बच्चों के जो लगभग आप बोलते हैं भाई केरल 100% साक्षर राज्य है, यही कारण है कि वहाँ पर लगभग हर बच्चे का नाम स्कूल के अंदर लिखा जाता है। हर बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करता है, बेशक उनके पास पंजाब से पैसा कम हो। इससे पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक में केरल एक बेहतर राज्य है। क्यों बेहतर राज्य है? आय कम है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में और साक्षरता के मामले में केरल पंजाब से ऊपर है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। राज्यों की तुलना के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे अन्य मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। हाँ, लास्ट लाइन में लिखा है भाई जब हम अन्य मापदंडों का प्रयोग करते हैं तो इसको भी हमने देख लेना चाहिए साथ में। केवल
इसके अकेले के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए कौन सा राज्य विकसित है, कौन सा अविकसित है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो रहेगा, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। प्रश्न वाला पूछ रहा है भारत के जो लोग हैं वर्तमान में किन किन ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आगे आने वाले 50 सालों के बाद भी उन्हीं स्रोतों का प्रयोग करेंगे या अन्य कोई संभावनाएं होंगी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ी, जो लकड़ी है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शहरी क्षेत्रों में रसोई के ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल अधिकतर घरों में होता है। तो ज़्यादातर गाँव में तो हम जो लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, कोयला इत्यादि का प्रयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में, और शहरों में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, और वाहनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल होता है। ये क्लियर कर दिया इसने प्रश्न का ऊपर वाला भाग भी। वर्तमान में भारत के लोग लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज से 50 वर्ष बाद जो जलावन की लकड़ी वो मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तेज़ी से वनों का क्षेत्र कम हो रहा है, जो वनों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। जीवाश्म ईंधन होते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये भी तेज़ी से घट रहे हैं। इसलिए हमें किसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को जल्दी ही विकसित करना होगा। इसलिए हमें इनके स्थान पर किसी अन्य ऊर्जा स्रोत को विकसित करना होगा। गांव में गोबर गैस इसका एक अच्छा समाधान हो सकता है। जब लकड़ी समाप्त हो जाएगी तो गोबर गैस द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से भी पूरे देश की ऊर्जा की ज़रूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे चलते हैं। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता शब्द आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पर इसका मतलब है सतत पोषणीय विकास। एक ही बात है, सतत पोषणीय विकास और धारणीयता। तो सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास जो लगातार होता रहे, आने वाली पीढ़ी भी अपना विकास कर सकें। तो देखिए, विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं है, केवल हमें जो वर्तमान समय इसी को खुशहाल बनाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाना है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत का मतलब लगातार चलता रहे, और यह तभी संभव होता है जब हम संसाधनों का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करते हैं। तो सतत पोषणीय विकास वही 3 बातें जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताई थी भाई। इसमें ऐसा विकास जो भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण को हानि न हो और वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत भी पूरी कर ली जाए। सिंपल अगर आप इसको लिखना चाहें, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत को पूरा करना ही धारणीयता का विषय है या सतत पोषणीय विकास है। देखिए, चित्र में भी दिखाया गया है, पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं, साथ में ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग और जो रोड है वो भी दिखाए गए हैं। कहने का मतलब है हम कितना ही विकास करें, हमें प्रकृति का, अपने संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए और इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। भाई, धरती सब लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, चाहे इसके ऊपर कितने ही व्यक्ति निवास करते हो, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, किसी के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस कथन की हमें व्याख्या करनी है, ये कथन कैसे प्रासंगिक है। तो ये कथन जो है किसका है मैं अभी बताता हूँ। ये कथन महात्मा गांधी जी का है, चित्र मैंने साथ में अटैच कर दिया है। यह मशहूर कथन महात्मा गांधी का है। हम जानते हैं कि धरती के पास इतने संसाधन हैं कि वे हमारे जीवन में कम नहीं पड़ने वाले। बहुत सारे संसाधन हैं जो कभी भी कम नहीं होंगे अगर हम उनका अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के आगे भी सोचना होगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना होगा। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने लोभ पर काबू पाना होगा और प्रकृति से केवल उतना ही लेने की आदत डालनी होगी जितना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करना चाहूँ, जैसे भूमिगत जल है। अब भूमिगत जो जल है, अगर हम उसको, जो बरसात होती है उसके द्वारा इसकी पुनः पूर्ति होती है भूमिगत जल की, अगर हम उस पुनः पूर्ति से ज़्यादा जल को बाहर निकालेंगे तो एक दिन भूमिगत जल समाप्त हो जाएगा और एक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमने लालचवश ऐसा किया है।
तो ज़रूरत के अनुसार ही जल को निकालना चाहिए। कोई भी संसाधन हो उसको ज़रूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि धरती के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी अक्षमता है, लेकिन लालच को पूरा करने की अक्षमता नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। ये हर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर अपने ढंग से अलग अलग दे सकता है। हम शहर के हिसाब से भी दे सकते हैं, गांव के हिसाब से भी दे सकते हैं। हमें इसके अंदर ये बताना है भी अपने आसपास देखकर कि भी पर्यावरण में गिरावट आई है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इसमें मैंने शहर के हिसाब से लिखा है भी जो मेरे शहर में हरियाली का नामो निशान नहीं है। अब शहर के अंदर हरियाली नहीं है, सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। यहाँ की हवा इतनी प्रदूषित है कि मेरे आस पड़ोस में रहने वाले अधिकतर लोगों को सांस की बीमारी है। मेरे शहर से होकर बहने वाली नदी किसी गंदे नाले की तरह लगती है। इससे पता चलता है कि मेरे शहर के पर्यावरण में कितनी गिरावट आई है। यही हम इसको गांव के हिसाब से भी दे सकते हैं भी मेरे गांव में अब हरियाली का नामो निशान नहीं है, गांव की गलियां गंदी हैं, गांव का जो तालाब है जो पहले बहुत साफ जल होता था उसका अब इसका जल बहुत गंदा हो चुका है, गांव के अधिकतर लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने विवेक से दे सकते हैं अपने अनुसार। जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित होते हैं जिनको कम भोजन मिलता है, यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। भी ये प्रश्न वाला कह रहा है कि हमारे देश पदार्थों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। नंबर 1, खाद्य उत्पादन का असमान वितरण। जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है उनका असमान वितरण है। कुछ राज्यों में खाद्य पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ राज्यों में इसकी कमी होती है। जैसे हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ का जो खाद्य फसलें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। दूसरी तरफ हम उड़ीसा की बात करें, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर खाद्य उत्पादन कम होता है। नंबर 2, अकुशल सप्लाई चेन। जो खाद्य पदार्थों की सप्लाई होती है उसकी जो एक सिस्टम है वो कुशल नहीं है, अकुशल है, वो अपने कार्य में निपुण नहीं है। भाई वो ज़रूरतमंद लोगों के पास राशन नहीं पहुंचा पाते हैं। जन वितरण प्रणाली की खराब हालत। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके द्वारा कम कीमत पर ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थ और अन्य ज़रूरी वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खराब है, अच्छी नहीं है। आसान प्रश्न था बिल्कुल ये भी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न लोगों के लिए कैसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भी जो विकास हम करते हैं अपना, उसके जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। एक के लिए विकास हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वही विकास विनाश भी हो सकता है। देखिए हम पढ़ते हैं इसके अंदर, विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे ये बात क्लियर हो जाएगी। उदाहरण के लिए किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है। भाई एक बहुत बड़ा रोड निकाला जा रहा है, उसका जो निर्माण है कई लोगों के लिए विकास हो सकता है। लेकिन जिस किसान की ज़मीन उस हाईवे निर्माण के लिए छिन गई हो उसके लिए तो वह विकास कतई नहीं हो सकता। लेकिन जिस किसान की ज़मीन उस हाईवे के निर्माण में अधिग्रहित कर ली गई है तो उस किसान का वो विकास नहीं है, उसका वो विनाश है। इसलिए विकास के जो लक्ष्य हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। जो हमारा अब नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो देखिए, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है या जो राशि निकलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए किसी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसके आपको ये जो फार्मूला है वो भी अटैच किया है। देखिए अगर किसी देश की कुल आय बटा में उस देश की कुल जनसंख्या, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। हाँ यहाँ पर इसको आप एक प्रश्न और पूछा जाता है, PCI की फुल फॉर्म, PCI का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे
और इसके साथ ही ये एक एग्जाम्पल द्वारा और समझाने की कोशिश की गई है। ये एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक 25,000 रुपये कमाता है, एक 10,000, एक 10,000, एक 16,000, एक 21,000। तो इनका जो जोड़ है वो हमने वो कर दिया है, टोटल 82,000 रुपये हो गया है। और इस 82,000 को ये जो 5 सदस्य हैं इस 5 से भाग दिया गया है। तो 5 से भाग देने के बाद जो राशि निकलती है वो इस परिवार की प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ भाई, किसी भी देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि निकलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब है। किसी भी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देखिए दोबारा, किसी भी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, कोई भी आर्थिक क्रिया हो जिससे भी आय प्राप्त होती है, उन सभी आय के कुल जोड़ को हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ये थोड़ा इसमें अंतर है। किसी देश में उत्पादित कुल आय में से, ऊपर जो कुल आय है उस आय में से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। यहाँ पर भी 1 नंबर का प्रश्न है, जीडीपी किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है। हर 1,000 जन्म में से 1,000 बच्चों के जन्म में से 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। सिंपल है, 1,000 बच्चों में से 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है भाई, विकास को मापने का ये भी एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसी पैमाने की वजह से केरल पंजाब से आगे है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। अगर कहीं पर शिशु मृत्यु दर कम है तो वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं और वो देश विकास के मामले में आगे माना जाता है। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न और बताना चाहूँगा मैं, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर को IMR कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो रहेगा भाई, जन्म के समय संभावित आयु से आप क्या समझते हैं, इसे विकास के लक्ष्यों में क्यों रखा जाता है। आपने पढ़ा होगा जीवन प्रत्याशा, जीवन यानी कि औसत उम्र। तो जन्म के समय संभावित आयु से हमारा अभिप्राय है जीवन प्रत्याशा या औसत उम्र। एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। इससे देश में व्याप्त जीवन स्तर का पता चलता है। यदि किसी देश में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और वहाँ की लोगों की आय अच्छी होती तो वहाँ संभावित आयु भी अधिक होगी। दूसरे शब्दों में वहाँ एक औसतन वयस्क लंबी जिंदगी जिएगा, यानी कि वहाँ की जीवन प्रत्याशा दर अधिक होगी। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों ज़रूरी है। ये आप भली भांति समझते हैं, कोई भी देश तभी विकसित होगा जब उसके नागरिक शिक्षित होंगे। शिक्षा का विकास में योगदान महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा से बेहतर मानव संसाधन तैयार होता है। शिक्षा से ही जो कुशल मानव संसाधन तैयार होता है। एक बेहतर मानव संसाधन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, योगदान देता है। व्यक्तिगत तौर पर भी शिक्षा किसी के लिए अनेकों अवसर खोल देती है। अगर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो शिक्षित व्यक्ति के सामने अनेक अवसर होते हैं। यदि कोई लड़का IIT या एम्स में प्रवेश पा लेता है तो केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके परिवार का भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। तो इसलिए शिक्षा किसी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के लक्ष्य क्या हैं। भाई विकास के लक्ष्य क्या हैं, प्रति व्यक्ति आय। भाई विकास का लक्ष्य है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। जब किसी देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना 28,000 रुपये है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करना अगला लक्ष्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करना। किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है। ये भी हमने पहले पढ़ लिया है।
सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना। जो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये भी हम पहले इसी वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। शिशु मृत्यु दर, हर 1000 जन्म में से केवल 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह देश विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। और लास्ट है पुरुष और महिला का अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे पता चलता है कि उस देश और राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितना खराब माहौल है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 महिलाएं हैं। तो विकास के जो लक्ष्य हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करना, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, पुरुष और महिला के अनुपात में संतुलन उत्पन्न करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे।